हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद स्वासिस। तो बच्चों, आपको कैसी लगी अब तक की पढ़ाई? अगर समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी अगर डाउट है आप लोगों को तो जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या डाउटेड है, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, अगले इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने सेल वॉल तक देख लिया था ना, सेल वॉल तक हमने देख लिया था। फंक्शन ऑफ सेल वॉल भी देख लिया था, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है ना, ये सब। और हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक आशा करता है आप सभी को समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आई है तो फिर से एक बार रिपीट वीडियो को चलाना और अच्छे से समझना, तो समझ आ जाएगी। और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल में न्यू आए हैं और उन्हें पता नहीं है ये सब क्या है, तो जाके पहले हमारे पीछे जो वीडियोस है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सब जाके देख लो, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो आज हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए आज पढ़ने वाले न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ओके। न्यूक्लियस बच्चों, आपको याद होगा कि न्यूक्लियस को हमने कहा था ब्रेन ऑफ ए सेल, है ना। हमने क्या कहा था? ब्रेन ऑफ ए सेल। सेल का ब्रेन हम न्यूक्लियस को कहते हैं, राइट। एक सेकंड में इसका डार्क कलर लेता हूँ। ओके। तो न्यूक्लियस को हम लोग कहते थे ब्रेन ऑफ ए सेल, राइट। तो देखो क्या कहता है न्यूक्लियस जो है, एक बार उसका मैं फिगर आपको दिखाता हूँ। फिगर कैसा है देखो, इसका फिगर आपको अच्छे से देखो तब समझ आएगी क्या है। देखो, न्यूक्लियस में क्या है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है ना। इसका क्या डबल मेम्ब्रेन है, देखो, एक मेम्ब्रेन एंड दूसरा मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है कि नहीं। इसलिए न्यूक्लियस का जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, बाउंडेड होती है। और इसके जस्ट बीच बीच में देखो गैप है, एक गैप यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ। इस तरह से गैपें होती है, उस गैप को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर, है ना। न्यूक्लियस का पोर को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ओके। और ये जो यहाँ पे देखो बहुत सारा रस्सी टाइप है ना, बहुत सारा इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है क्रोमेटिन। यही है एक्चुअली डीएनए, यही है क्या आपका एक्चुअली डीएनए है। डीएनए का आपको फुल फॉर्म पता है कि नहीं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म। और आरएनए का क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। कभी कभी पूछ देता है, इसका फुल फॉर्म तो बता देना, ओके। अब सर, डीएनए में क्या होता है इसका थोड़ा सा हमने अच्छा से एक बार आप लोगों को बता देते कि क्या एक्चुअली इसमें दो टर्म है। आपको ये दो टर्म अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। क्या है दो टर्म, चलो बताते हैं। जब डीएनए तुम्हारा इस तरह थ्रेड लाइक टाइप होगा, मतलब रस्सी टाइप खुला हुआ रहेगा, मतलब इस तरह का रहेगा, सिंगल सिंगल, तो उस समय हम इसका नाम यूज करते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। लेकिन जब डीएनए तुम्हारा इस तरह कॉइल फॉर्म बना लेगा, देखो इस तरह कॉइल फॉर्म बना, इस तरह डीएनए का तुमने स्ट्रक्चर दिया देखा होगा ना, इस तरह कॉइल फॉर्म होता है ना, इस तरह कॉइल फॉर्म बना लेता है। तो इस समय पे हम इसको नाम देते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमो जोन्स, ठीक है। इस तरह एक्स टाइप का बना लेगा, ठीक है, इस तरह का, समझ गया। और ये कब होगा? जब तुम्हारा सेल डिवाइड करेगा। जब सेल का डिवीजन होता है तो ये आपस में दो मिलके इस तरह से बन जाता है, ठीक है। और ये क्रोमोजोम्स फॉर्म कर लेता है, ओके। इसी में तुम्हारा डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या होता है सर? ये होता है आपके पेरेंट्स के, होता है ना, कि बच्चे से कैसे जानेंगे कि ये इन्हीं का बच्चा है। तो एक्चुअली जेनेटिक्स, डीएनए चेक करते हैं डॉक्टर्स और पता करता है, जैसे सीआईडी वगैरह में देखे हो ना कि हाँ यही तुम्हारा बच्चा है। इस तरह से कोई भी नहीं तो बोल सकता था ना कि ये बच्चा मेरा है, वो बच्चा मेरा है ना। लेकिन जेनेटिक्स के कारण, हमारा इतने साइंस के कारण हमने डीएनए से पता कर लेते हैं कि ये किनका बच्चा है। और इसमें से तुम्हारा इन्फॉर्मेशन पासिस होती है जेनेटिक्स के द्वारा, मतलब डीएनए के द्वारा ही बच्चों के पेरेंट्स का कैरेक्टर्स पासिस होती है। जैसे बच्चे, माँ का ब्राउन आइज है तो बच्चे का भी ब्राउन, उसका भी कोई पापा का करली हेयर है तो बच्चों का भी करली हेयर आ जाता है ना। ये जो आपका कलर है, नाक का शेप होता है ना, माँ बाप की तरह देखने लगता है। तो ये सभी चीज ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। ये डीएनए ही है जिससे तुम्हारे कैरेक्टर का पासेस होता है, समझ में आ गया। तो ये है डीएनए। आप समझ आ गया कि ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो जो क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोजोम्स, है ना। क्रोमोजोम्स कंटेंट का डीएनए प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ठीक है। ये कब दिखने को मिलता है? सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तब हम क्रोमोजोम्स वहाँ पे दिखने को मिलता है एक्चुअली, समझ आ गया। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, समझ आ गया। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके। अब यहाँ तक से अगर आपको समझ आ गई होगी न्यूक्लियस, आके बाकी पढ़ लेना, यहाँ नोट्स आराम से तुम लोग पढ़ लेना, इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे भाई भगवान ने एक के साथ तो बहुत नाइंसाफी कर दिया है, प्रोक्रियोटिक सेल के साथ। क्या नाइंसाफी किया है? इनको न्यूक्लियस ही नहीं दिया है। अब तुम लोग बोले कि कभी कोई बोलते हैं सर मेरा तो जिंदगी में बहुत दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है। तो भाई बताओ इसका कितना बड़ा दर्द पीड़ा होगा, इसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है। ये क्या करेगा? प्रोक्रियोटिक सेल कैसा होता है? देखो जनरली इसका साइज होता है तुम्हारा 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, इस तरह से होता है। ये 10⁻⁶ मीटर, इस तरह से इसका इतना बहुत छोटे साइज का होता है प्रोक्रियोटिक सेल। इसका न्यूक्लियर रीजन जो होता है नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह से नहीं होता इसका न्यूक्लियर रीजन, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो अच्छी तरह से नहीं होता। लेकिन उसको हमने न्यूक्लियर, उस रीजन को, पूरी तरह से तो न्यूक्लियस नहीं इसका रहता है सेल के अंदर, समझ में आया। लेकिन उस रीजन को हम लोग न्यूक्लियड यहाँ पे नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। कभी कभी पूछ देता है ना कि बताओ न्यूक्लियर रीजन प्रोक्रियोटिक सेल का, प्रोक्रियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं, तो तुम लोग बता देना न्यूक्लियोइड कहते हैं, ओके। वहाँ क्या एक्चुअली में न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड होता है? तो तुम लोग बोलोगे नहीं, प्रोक्रियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उसके जगह पे उस एरिया को हम लोग न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ओके।
इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, और देखो यूकेरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम्स, एक सेल से एक क्रोमोसोम से ज़्यादा होता है। सेल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें सेल तो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता ही है, ठीक है, लेकिन इसमें हर कोई ऑर्गेन्स नहीं प्रेजेंट, ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट। ऑर्गेनेल्स क्या क्या हमने बताया था पहले भी, जैसे बहुत सारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, ये सब जितने भी इसका ऑर्गेनल्स है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज़ नहीं होते हैं, एक्सेप्ट वन जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। लेकिन यूकेरियोटिक सेल में तुम्हारा सेल वेल डिफाइंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और सभी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसका साइज यहाँ से देख लो, ठीक है, इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है ना। ओके, समझ में आ गया। राइबोसोम्स में क्या होता है, देखो जनरली राइबोसोम्स में क्या होता है कि देखो मान लो ये देखो, ये मान लो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल ले लिया, ये जो दिख रही है ये प्रोकैरियोटिक, इसमें क्या क्या है, देखो राइबोसोम्स होगा, और राइबोसोम्स होगा, यहाँ पे कुछ तो इस तरह से डीएनए टाइप का होगा हल्का सा, तो न्यूक्लियर जिसको बोले इस रीजन को, ठीक है। और इसका एक मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट कराने के लिए काम आता है। और इसका देखो डबल मेम्ब्रेन है, ये भी ये सेल वाल होता है जो इसमें प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकेरियोटिक सेल में तुम्हारा हर कोई होगा, देखो सब कुछ है इसके पास, है ना, क्या नहीं है, सब कुछ है इसके पास। चलो, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल का जो क्वेश्चन है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, इसलिए इसको वीवीआई लगा लो, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछता ही है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल्स, तो तुम लोग बता देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने चार चार दिया है, तो तुम लोग चार चार लेके आ जाओगे, बहुत काफी। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तुम लोग को हम बता देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ईआर, ईआर लिखते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स विदिन द सेल्स, मेम्ब्रेन जैसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है सेल के अंदर। देखो किस तरह का इसका इसका जो ड्राइंग है, इसका तुम डायग्राम देख लो किस तरह से होता है। अब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरईआर कहते हैं, ठीक है, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसईआर कहते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है, रफ सुनने में ही लग रहा है ना, रफ रफ मतलब कुछ तो कंकड़ पत्थर होगा इसमें, मतलब इसमें क्या होता है, इसके ऊपर हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो देखो ये जो एरिया है, ये जो इस तरह का चैनल बना जिसमें यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये हो गया तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे लिखा है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और जिसके पास स्मूथ कोई राइबोसोम्स नहीं है, देखो है कुछ नहीं ना, एकदम स्मूथ है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया, मतलब समझ लो कि ईआर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, है ना। एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और एक क्या हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है ना, इसके पास राइबोसोम्स होता है, इसके पास नहीं होता, इसलिए स्मूथ होता है। देखो इसमें क्या है, एपीएस रफ ड्यू टू राइबोसोम्स, किस कारण से रफ होता है, राइबोसोम्स साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स के कारण, इसलिए ये क्या करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने का काम करता है। समझ में, फंक्शंस में अगर बोलेगा तो क्या कर रहा है, जनरली क्या कर रहा है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम आ रहा है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, है ना। जनरल राइबोसोम्स काम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है, प्रोटीन को बनाने वाला काम ही है राइबोसोम्स का, है ना। और नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड प्रोडक्शन, ये लिपिड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन यहाँ देखो स्मूथ में क्या होता है, स्पेशली लिपिड लिपिड सिंथेसिस बनाने में ये काम आता है। नो रोल इन इंजाइम और हार्मोन सिंथेसिस, इसका कोई रोल नहीं होता है इंजाइम्स में और हार्मोन्स बनाने के लिए, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फंक्शंस इसका है इंजाइम्स बनाने और हार्मोन्स बनाने के लिए, है ना। हार्मोन्स वगैरह चेंजेस होते हैं ना, जैसे बहुत सारी डीप वॉइसेस होती है, बॉयज का डीप वॉइस, गर्ल्स की सुरीली आवाज निकलता है, मुझ दाढ़ी पिंपल्स वगैरह आता है ना, हार्मोन्स वगैरह, इंजाइम्स बहुत सारा होता है जिसमें चेंजेस कराने का काम करता है, केमिकल चेंजेस होता है बॉडी में बहुत सारे जिससे, तो वो सब इंजाइम्स क्या होता है हम लोग ना अच्छे से समझेंगे 10th क्लास में इंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। मतलब आप देखो इसमें क्या, नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसके पास क्षमता नहीं है कि, मतलब कोई अगर सेल के अंदर कुछ ऐसा चीज आ रहा है जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, तो उसको ये भगाने का इसके पास हिम्मत नहीं, मतलब इसके पास क्षमता नहीं कि उसको बाहर भगा दे, ठीक है, मतलब जो आ रहा है जा रहा है ये कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इसके पास डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से, जो अगर गलत चीज आ रहा है तो इसके पास वो सिस्टम है कि तू भाग, तो यहाँ पे कोई काम का नहीं है। समझ में आ गया, ओके, समझ आ गया। तो मेन क्या, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करता है, स्मूथ अपीयरेंस फैसिलिटेट लिपिड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स प्रोडक्शन। मेन इसका काम लिपिड बनाने का, एंजाइम्स एंड हार्मोन प्रोडक्शन का काम करता है स्मूथ। ओके, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एसईआर जो है, एसईआर जो मेन क्या क्या करता है, सबसे पहले लिपिड बनाने का काम आता है, लिपिड बना सकता है ना, फिर एंजाइम्स, एंजाइम्स ये सीक्रेट कराता है, बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, हार्मोन्स, है ना, हार्मोन्स, हार्मोन्स। ओके, अब ये तो हो गया। अब आरईआर, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कराता है जनरली, तो ये क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। मेन डिफरेंस बिटवीन तुम लोग ये समझ लो, ठीक है। कभी कभी पूछ देता कि तुम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर का डिफरेंस बताओ, तो जो ये कर सकता है वो इसमें नहीं कर सकता, मतलब तुम यहाँ पे क्या लिख सकता है, लिपिड नहीं बना सकता है, ये वाला। दूसरा पॉइंट क्या लिख देना, एंजाइम्स नहीं बना सकता, बन गया तेरा तीन तीन पॉइंट, है ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ तक समझ आ गई होगी आशा करते हैं। चलो, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं गोल्गी एपैरेटस के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो पार्ट में डिवाइडेड आपने देख लिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, डिफरेंसेस पूछा जाएगा तो बता देना आराम से, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके फाइन, अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्गी एपैरेटस के बारे में। गोल्गी एपैरेटस क्या है, ये जो नाम है गोल्गी भाई एक के चच्चा के नाम से दिया गया है, जिसका नाम है कैमिलो गोल्गी। इन्होंने इन्होंने ये डिस्कवर खोज किया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया गोल्गी एपैरेटस। हाँ जी, तुम अगर सौरभ पांडे है तो पांडे जी करके पांडे जी एपैरेटस लिख देता था, है ना, कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए इनका नाम था कैमिलो गोल्गी।
तो इन्होंने अपना नाम से ही अपना टाइटल लगा दिया गोल्गी अपैरेटस। ओके, गोल्गी अपैरेटस कैसा है भाई? comprises a system of membrane bound vesicles arranged roughly parallel to each other in a stalk known as cisterns। देखो ये कैसा कैसा होता है, देखो इस तरह से इसका डबल पैरेलल मैनर में होता है इसका, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। ठीक है, बहुत कोई क्रिश्चियन नहीं पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं अपने अपना लैंग्वेज में जो पढ़ना पढ़ लो। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। फैसिलिटेट द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या काम करता है? पैकेजिंग करने का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम करता है प्रोटीन को अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी प्रोटीन्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग का काम होगा वो गोल्गी अपैरेटस के द्वारा करता है। मान लो देखो क्या किया, एक सेकंड, एक कहानी एक तरह से यहाँ पे बन रहा है कि पहले क्या किया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ईआर जो ऊपर हमने देखा, इसने क्या किया, प्रोटीन को बनाया, प्रोटीन को बनाया। आप देखो एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे कि तुम जोमेटो में कोई खाना ऑर्डर करवाती हो, जोमेटो में कोई खाना ऑर्डर करवाया, तो पहले ऑर्डर कहाँ जाता है? जहाँ जो बनाने वाला होता है शेफ के पास, है ना, जिसका दुकान है, उस दुकान में वो क्या किएगा, बनाएगा। बनाने के बाद वो क्या कर देगा, डिलीवरी पर्सन को दे देगा, है ना, डिलीवरी पर्सन आएगा, डिलीवरी पर्सन क्या करेगा, वो ले जाके तुम्हारा हाउस में पहुंचा देगा, है ना। अब इसमें क्या होता है, तुमको यहाँ पे खाना मिल जाता है। ओके, लेकिन इसका बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी है, वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या करेगा, कहीं जगह तो रखेगा ना, वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बहुत सारा चीज इसको वेस्ट होता है दुकान में। तो देखो इस तरह से कहानी बना, जैसे कि ईआर ने क्या किया, प्रोटीन बनाया, अब उसको क्या क्या पैकेजिंग, डिलीवरी आदमी क्या करेगा, सबसे पैक वगैरह करेगा तुम्हारे खाना को घर तक पहुंचाने से पहले, है ना, पैकेजिंग करेगा एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। इसलिए गोल्गी अपैरेटस क्या किया, उसका क्या किया, प्रोटीन का पैकेजिंग किया और ट्रांसपोर्टेशन किया प्रोटीन का, है ना। और क्या किया, परफॉर्म फंक्शन सच एज स्टोरेज। कभी कभी स्टोरेज कुछ कुछ होता है ना कि खाना तुमने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन बदमाशी तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा महंगा लगा, उस समय तुमने क्या किया, कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तो फिर जाके यहीं पे पहले जाके वहाँ क्या हुआ, स्टॉक में रह गया, है ना। तो कभी कभी स्टोरेज का भी काम करता है ना। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन वेसिकल्स प्लेज ए रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दूसरा है कि लाइसोसोम्स फॉर्मेशन करने का भी बहुत बड़ा रोल, अहम भूमिका गोल्गी अपैरेटस निभाते हैं। ओके, बहुत आसान, एक कहानी से तौर पे समझ रहे, देखो आप समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। आप नेक्स्ट देखो इसका किस तरह से होता है, देख लो डायग्राम। ओके, ऐसे तो इसका डायग्राम ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन देख लो। अब आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स है ना, इन्होंने बोला ना फॉर्मेशन कराने का काम करता है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या है भाई, थोड़ा सा ये भी हम लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखो लाइसोसोम्स क्या करता है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम आरईआर एक्ट एज ए सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले कि बाबू जब तुम जोमेटो से ऑर्डर किया तो जो सेफ वाला है, जो यहाँ पे दुकानदार है, कुछ कुछ चीजें जो इसका वेस्ट होता है, तो वेस्ट होता है तो कहीं जगह पे तो रखेगा डस्टबिन वगैरह में, है ना। तो समझो सेल का एक तरह से डस्टबिन ही इसको कह सकते हो। इसमें क्या होता है, बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होता है, जो आरईआर से बनता है। एंजाइम्स मैंने बताया ना, आरईआर से उधर से बनता आ रहा है। और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ना, जो भी फालतू का चीज है भाई यहाँ पर डाल दो, इसका एक तरह से, ठीक है। दे डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड वर्न आउट ऑर्गेनेल्स टू मेंटेन सेल क्लीनलीनेस। सेल का क्लीनलीनेस में साफ सफाई करने का इसी का काम है लाइसोसोम्स का, समझ गया। लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन एज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर वंस यूजिंग पावरफुल इंजर्स। ठीक है, अपने को टूट के अलग सिंपलर छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ये टूट के बढ़ जाता है, ठीक है, अपना पावरफुल एंजाइम्स के द्वारा। इसलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग्स भी करते हैं कभी कभी। तो वाइस लाइसोसोम्स इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल, है ना। ये क्या करता है, इसका क्या काम है कि बाबू अगर इसको कोई सेल में डिस्टर्बेंस देखा तो खुद ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होकर पूरा सेल को डैमेज कर देगा। अब मान लो देखो इसका कितना बड़ा अहम भूमिका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, यहाँ तुम्हारा घर है और तुम्हारा सटा हुआ दोस्त का तुम्हारा घर है, ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त का घर है, फिर से सटा हुआ एक दोस्त का घर है तुम्हारा। इस तरह से तुम्हारा दोस्त लोग का सब घर सटा हुआ है। अब मान लो कोई एक घर में आग लग गया, मान लो ये घर में आग लग गया, तो चांसेस क्या है कि ये घर में आग लगा तो इसको भी लपेट में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, है ना। तो तुम क्या किया कि सबसे पहले भाई पानी तो उधर से बुझा ही रहा है, तुमने कहा ये जो सटा हुआ सबसे पहले इसको अलग करने का कोशिश करेगा यहाँ, ताकि यहाँ से आग इसमें कैचेस ना हो, यहाँ पे भी तुम तोड़ने का कोशिश करेगा ना। ऐसे ही जो लाइसोसोम्स है, मान लो बहुत सारा सेल्स है, यहाँ पे सेल्स आपस में मिलजुल के टिश्यूज बनता है, टिश्यूज आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मान लो ये सेल में कोई डिस्टर्बेंस हुआ, इसको कुछ गलत लग रहा है, सेल में कुछ गलत हो रहा है। अब क्या चांस हो सकता है कि इसको अगर गलत हो तो दूसरी सेल में भी वो अटैक शायद हो सकता है। इसलिए लाइसोसोम्स क्या करता है, खुद को ब्रश कर लेता है और इस सेल को पूरा डैमेज कर देता है, ताकि इसके आगे वो चीज ना बढ़े। समझ में आया? तो सोचो लाइसोसोम्स का जो रोल्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है यहाँ पे सेल्स के अंदर। ओके, अब देखो लाइसोसोम्स के ये है ड्राइंग, तुम देख लो इस तरह से होता है, इसका ये लाइसोसोम्स है। ओके ओके फाइन। अब हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास पावर हाउस है। पावर हाउस क्यों है, क्योंकि इसी के पास तो सब चीज रखा हुआ जी, पावर तो इसी के पास है। सेल को पावर की जरूरत होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही लेगा, मतलब गोला बारूद सब किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है ना। माइटोकॉन्ड्रिया द सेल पावर हाउस हैव टू मेम्ब्रेन, पोर्स आउटर एंड फोल्डेड इनर। देखो दो मेम्ब्रेन का होता है, इस थोड़ा सा तुम देख लो इसका। देखो एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन से ये फोल्डेड होता है। ये पूरी है, समझ ली, पूरा जो है ये पूरा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इनर फोल्डेड इनर इंक्रीज सरफेस एरिया एटीपी जनरेशन। ये क्या करता है, एटीपी जनरेशन मतलब एनर्जी। एटीपी हमारा एनर्जी जो है हमारे एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है यहाँ पे। और ये क्या करता है यहाँ पे, जनरेशन का काम करता है। जब भी जरूरत होता है सेल को कोई एटीपी की कोई एनर्जी की, तो यहाँ से बाबू निकाल के देता है। ओके, समझ में आ गया क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी फॉर्मेशन करता है, यूज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज के दौरान जो भी जरूरत होता है एटीपी की एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, बहुत सारा काम होता है ना, ले जाना ले आना, बहुत सब कुछ होता है, मैकेनिकल वर्क्स में काम आता है। तो ये इसलिए
एटीपी प्रोवाइड करता है कि जाओ भाई ले लो मेरे से, है ना। दे पोजेस देयर ओन डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसका ये है कि ये अपना ओन डीएनए पोजेस करता है और राइबोसोम्स रहता है। इनेबल प्रोटीन सिंथेसिस, अपना अपना जो प्रोटीन है खुद सिंथेसिस करता है ना। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो अपना प्रोटीन खुद सिंथेसिस करता है, क्वेश्चन मार्क्स, तो आप लोग क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अपना डीएनए है इसके पास, अपना राइबोसोम्स भी है, इसलिए अपना प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है। पावर हाउस, सेल का मेन बाबू पावर हाउस यही होता है। समझ में आ गया, इसी के पास सब पावर दिया हुआ है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है, कहीं पे भी अगर डाउट है, तो आप लोग कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि कौन सा चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई। हम क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस जरूर देंगे, लेकिन कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर फिर से कुछ बात पूछनी है एक्स्ट्रा में, तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो हम लोग मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।